हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम देवी सिंह सर। आज फिर एक नए वीडियो के साथ। जो वीडियो हमारा है वो जर्नल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री है। इंडियन हिस्ट्री से हम आपके लिए जीके लेकर के आए हैं। और फ्रेंड्स, आपको पता ही है, जो हमारे फ्रेंड्स इन वीडियोज़ को डेली वेजेज जो देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि हमारा जो ये चल रहा है वीडियोज़ का सिस्टम, इसमें हम प्राचीन भारत के कुछ वंशों के बारे में बता रहे हैं। और जो ये प्राचीन भारत का जो सिस्टम है, ये आज इस वीडियो में हम इसे फिनिश करा देंगे। तो प्राचीन भारत का ये हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है। और प्राचीन भारत के बाद में फिर हम मध्यकालीन भारत के जो आपके वीडियोज़ बनेंगे वो कल से पब्लिश हम शुरू कर देंगे उनको करना। तो प्राचीन भारत का ये लास्ट वीडियो होगा। और मैंने पिछले वीडियोज़ में प्राचीन भारत के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड कराई है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और आपकी क्लासेस में जो एग्ज़ाम आपके होते हैं, चाहे वो 12th का हो या वो बीए लेवल पर हो या वो फिर एमए लेवल का एग्ज़ाम हो, सभी में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। और आपको ये ध्यान रखना है, चाहे कोई टेट का एग्ज़ाम हो या और कुछ भी हो, जहाँ भी हिस्ट्री आती है आपकी, वहाँ पर यहाँ से ज़रूर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्राचीन भारत का ये आपका लास्ट वीडियो रहने वाला है। तो हम आपको आज फिर से बहुत से राजवंशों के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो आपको ध्यान से ये वीडियो देखना है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम चलते हैं अपने इस सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय कैसे हुआ, और अब हम आपको यहाँ से बताएंगे सीमावर्ती राजवंशों के बारे में। तो देखिए, इसका जो सीमावर्ती जो राजवंश थे, यहाँ इसमें सबसे पहले आता है पाल वंश। पाल वंश क्या था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 ईस्वी में ये था। इसका जो पाल वंश के जो संस्थापक हुए थे 750 ईस्वी में हुआ था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। ये आपको ध्यान रखना है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल था और इसकी राजधानी क्या थी? मुंगेर। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश के प्रमुख शासक थे धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, नैनपाल, नेपाल। ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपके पाल वंश के प्रमुख शासक थे धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, नेपाल आदि थे। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर, प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं और आपको कुछ जानकारी देते हैं पाल वंश के बारे में। 11वीं शताब्दी के गुजराती कवि सौडठल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया है। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। उदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि यहाँ पर बिहार में प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? देवपाल ने करवाया था। और जो ये देवपाल था, ये किस काल का सम्राट था? ये पाल वंश का सम्राट था। फ्रेंड्स, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। आप ये मत सोचना कि भाई हम क्विज में क्यों क्वेश्चन नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि जो आपकी इंडियन हिस्ट्री है, जब तक आप इसे डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो आपकी ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट चलते हैं अब हम सेन वंश की तरफ। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी। इसकी राजधानी नदिया लखनौती थी। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म का अनुयायी जो होता है वो भगवान शिव की पूजा करता है।
दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध रहते थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन्स आपकी हैं। गीत गोविंद के लेखक का नाम जयदेव हो जाता है, पवन दूत के लेखक का नाम धोई हो जाता है, और यहाँ पर ब्राह्मण सर्वस्व के जो लेखक हैं वो हलायुद्ध हो जाते हैं। तो आगे चलते हैं। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रधुमनेश्वर मंदिर, शिव की विशाल मंदिर की स्थापना की। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। तो यहाँ फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि जो ये आपका लक्ष्मण सेन था ये बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। लक्ष्मण सेन प्राचीन भारत के न्यूज मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। प्राचीन भारत का जो ये है हमारा लास्ट वीडियो रहेगा, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। तो इसमें आगे चलते हैं। कश्मीर के राजवंश के बारे में अब हम आपको जानकारी देते हैं। कश्मीर के जो राजवंश थे, कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश कालक्रम से इस प्रकार थे। कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश, हिंदू वंश की स्थापना की थी। हेनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ था। कश्मीर का मारतंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड़ के द्वारा करवाया गया था। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। तो अवंती वर्मन ने किस नगर की स्थापना की थी? अवंतीपुर की। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अवंती वर्मन ने अभियंता सूर्य ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्या एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। नेक्स्ट आगे हम और आपको जानकारी देते हैं उत्पल वंश के बारे में। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि था, कई भाषाओं का ज्ञाता था। कलहन हर्ष का आश्रित कवि था। कलहन जो था वो हर्ष का क्या था? आश्रित कवि था। जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था। जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जय सिंह के शासन के साथ ही कलहन की राज तरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जय सिंह जो ये राज तरंगिणी है ये किसने लिखी थी? कलहन ने ये लिखी थी। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कई बार पूछी जा चुकी है कि राज तरंगिणी पुस्तक के जो रचयिता थे वो कौन थे? तो आपको लिखना है कलहन। अब हम आगे चलते हैं। कामरूप का वर्मन वंश के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था। इसकी राजधानी प्राग ज्योतिष नामक स्थान पर थी। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं और जानकारी आपको कुछ देते हैं। यहाँ पर राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति जो हुई थी। गुर्जर प्रतिहार वंश, मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिरभोज था। मिहिरभोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदिवराह की उपाधि ग्रहण की। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल हुआ। गुर्जर प्रतिहार वंश का जो अंतिम राजा जो हुआ वो यशपाल हुआ 1036 ईस्वी में। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, कुछ और जानकारी आपको देते हैं। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य की। देखिए कितना इम्पोर्टेंट ये लाइन आपको दी गई है कि दिल्ली नगर की स्थापना
तोमर नरेश ने, अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। गहड़वाल राठौर राजवंश के बारे में अब हम आपको जानकारी देते हैं। गहड़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी काशी थी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अब हम इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा। कृत्य कल्पतरु नामक जो ग्रंथ था वो किसने लिखा? वो लक्ष्मीधर ने लिखा। किसने लिखा? लक्ष्मीधर ने। तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए बनता है, कृत्य कल्पतरु जो पुस्तक लिखी वो किसने लिखी? लक्ष्मीधर ने। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाई। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे गौरी ने 1194 के चंदावर के युद्ध में मार डाला था। तो जयचंद जो था इसका अंतिम शासक था, और मोहम्मद गौरी जो था उसने 1194 के चंदावर युद्ध में जयचंद को मार डाला था। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, चहामान या चौहान वंश के बारे में हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। बाद में अजय राजद्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की, उसे राजधानी बनाया। तो चौहान वंश जो था इसका संस्थापक आपका जो था वासुदेव था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव 1153 से 1163 में हुआ, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। उन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन यहाँ से फ्रेंड्स आपका बन जाता है कि जो चंद्रवरदाई था वो पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। इसकी रचना पृथ्वीराज रासो, बड़ी महान रचनाओं में ये आज इसकी गिनती की जाती है। तो पृथ्वीराज रासो का जो कवि था वो चंद्रवरदाई था। और चंद्रवरदाई किसके शासनकाल का कवि था? पृथ्वीराज तृतीय का ये राजकवि था। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौरी की हार हुई थी। त्राइन के द्वितीय युद्ध 1192 में ईस्वी में हुआ। इसमें गौरी की विजय एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी 1192 में। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आपके निकल करके फ्रेंड्स आपके आ रहे हैं। आप भी समझ रहे होंगे कि देखिए कितनी गहराई है इस मैटर में। यहाँ से आगे चलते हैं परमार वंश की तरफ। परमार वंश जो आपका था उसका संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। राजा भोज जो था परमार वंश का ये शक्तिशाली शासक हुआ था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। नैषधीय चरित के लेखक श्रीहर्ष एवं प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख किया है। अब नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। नव सहसा के चरित के रचयिता पद्मगुप्त, यहाँ पर 10 रूपक के रचयिता धनंजय और यहाँ धनिक, हलायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति यहाँ पर जो है मुंज के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज। इसको कविराज की उपाधि से विभूषित किया गया था। भोज ने अपनी राजधानी सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। इससे आगे हम चलते हैं। भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चहामान वंश का और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिजली के सेनापति नसरत खां और
उलुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। अब हम चलते हैं और नए वंश के बारे में जानने के लिए। चंदेल वंश। चंदेल वंश प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश की स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति है। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक, आपको ध्यान रखना है 831 ईस्वी में हुआ था। इसका नन्नुक चंदेल वंश का संस्थापक था। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कलिंजर महोबा थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कलिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया। नेक्स्ट हम चलते हैं। धंग ने जिन्नाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया। धंग ने गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण किया। आल्हा उदल नामक दो सेना नायक परमधीरदेव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइंस, ये आला उदल का बहुत बड़ा किस्सा आपका आता है। इसको हम हिस्ट्री से ही लेकर आते हैं। जो आला उदल थे ये पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान इन्होंने गंवा दी थी। अब हम आगे चलते हैं। ये चंदेल वंश में ही हुए थे आला उदल। तो ये चंदेल वंश का अंतिम शासक यहाँ पर जो है परमधीरदेव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका क्या है, सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। तो यहाँ सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अनहिलवाड़ थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। देखिए यहाँ ध्यान से, तो महमूद गजनवी ने आपके सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। भीम प्रथम के सामंत बिमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की थी। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं कुछ और जानकारी के लिए। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। सिद्धपुर रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया था। सोलंकी शासक कुमार पाल जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीमदित्य था। भीमदित्य ने एक सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। बघेल वंश का करणदित्य गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स, कुछ और वंश के बारे में आपको बता देते हैं। आज हमको इस वीडियो में अपना प्राचीन भारत की जो हिस्ट्री है वो बिल्कुल ख़त्म कर देनी है। कलचुरी चेदी राजवंश। कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गांगेय देव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। कलचुरी वंश चुरी सबसे महान शासक करणदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और
त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी राज दरबार में रहते थे। नेक्स्ट हम आपको फिर बताते हैं सिसोदिया वंश के बारे में। सिसोदिया जो वंश है, इसमें सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे। सिसोदिया वंश में शासक मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। इसके बाद में ये जो आपका है यहाँ पर देखिए खतौली का युद्ध जो है आपका, ये 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है आपकी ये। खतौली का युद्ध किसके बीच में हुआ था और ये कब हुआ था? खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। यहाँ से देखिए एक ही लाइन से आपके 2 क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, 2 नहीं, और हम आपको यहाँ से 3 क्वेश्चंस का अवगत करा देते हैं। देखिए जो खतौली का युद्ध था वो 1518 ईस्वी में हुआ। खतौली का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। और ये जो खतौली का युद्ध हुआ था, राणा सांगा जो ये थे, ये किस वंश से संबंध रखते थे? ये सिसोदिया वंश से संबंध रखते थे। इस प्रकार फ्रेंड्स हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही लाइन में क्रिएट हो जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम समय समय पर आपके लिए वीडियोज़ लाते रहेंगे। और हमारा जो कल का जो नेक्स्ट वीडियो होगा, यहाँ हम प्राचीन भारत को ख़त्म कर चुके हैं, उनके राजवंशों को हम फिनिश कर चुके हैं। अब हम आगे से लेकर के आएंगे मध्यकालीन भारत की कुछ आपकी जानकारियाँ। थैंक यू।